हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं वहां पे? एकदम फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि कंपटीशन ओरिएंटेड हैं और जो चाहते हैं कि वो क्लास 12th के बाद कुछ अच्छे कंपटीशन के थ्रू हो सके, वेदर इट इज मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसी सेगमेंट में आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिनका लेवल अच्छा है। ठीक है, हायर ऑर्डर में आते हैं, ये आपके स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे और उसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप जाने तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं बल्कि उस वैरायटी के और क्वेश्चनों को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसी सेगमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन था यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, मतलब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। ढंग से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, आपको मैक्सिमम बुक्स में मिल भी जाएगा क्वेश्चन, और उसके जो शॉर्टलिस्ट करके जो मैंने चीजें बनाई है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, उसको आप साथ साथ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन था यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for the rate of flow of a liquid. Rate of flow of a liquid, तो rate of flow of liquid V से डिनोट कर रखा है rate of flow of liquid को क्वेश्चन में। ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r, तो पाइप की रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल r। ठीक है, अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L। प्रेशर ग्रेडियंट, एक बात समझिएगा, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए के साथ में ग्रेडियंट वर्ड आए, ग्रेडियंट GRADIENT, ग्रेडियंट वर्ड आए तो उसका मतलब यह है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको लेंथ से डिवाइड करना है। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है टेम्परेचर अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो जब भी कभी ग्रेडियंट वर्ड यूज आए, ग्रेडियंट कहीं लिखा है, तो आप समझ लें कि आपको लेंथ से उस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करना है। तो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन अभी तक। क्वेश्चन था यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for the rate of flow of liquid, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को कैपिटल V से डिनोट कर रखा है, थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस स्मॉल r अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट विद इन ब्रैकेट P अपॉन L। तो P अपॉन L इज फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। गिवन दैट V also depends, यानी कैपिटल V जो है, कैपिटल V, it also depends upon the coefficient of viscosity eta of the liquid, coefficient of viscosity eta of the liquid। तो बेसिकली V जो है वो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, R के ऊपर, P अपॉन L के ऊपर और ईटा के ऊपर, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको ये बताना है कि डायमेंशनली इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाता है, वो ये हो जाता है कि बच्चा ये सोचता है कि V जो है वो 1 2 3 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा लगता है कि V जो है वो R के ऊपर, P के ऊपर, L के ऊपर और ईटा के ऊपर, यानी 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो इनको 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मान लेता है तो ये फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता। ये डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस हैं कि डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर पाता है, फोर्थ को नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए वो बच्चा फंस जाता है वहां पे। इसलिए प्रेशर और लेंथ को अलग अलग ना लिख के प्रेशर अपॉन लेंथ को एक मान लेते हैं और उस पूरे को बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जैसा हमने पहले सीखा था। चेक करते हैं। सॉल्यूशन था कि V का मतलब था रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, किसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। V का मतलब वॉल्यूम नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर किसी पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है तो क्या जा रहा है उसके अंदर से फ्लो करके, हम क्या बोलेंगे, उसका मास, उसकी डेंसिटी या उसका वॉल्यूम। नॉर्मली जब कोई चीज तरीके से फ्लो कर रही होती है तो वो 3 डायमेंशन उसमें फ्लो कर रही होती है, तो वहां वॉल्यूम का कंसीडरेशन होता है कि इतना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं। घर में जो मिल्क होता है, जो दूध वाला कभी दूध देने के लिए आता है, वो किस चीज में होती है, मिल्क किस चीज में लगता है, केजी में या फिर वॉल्यूम में। किलोग्राम का मतलब मास में होता है या फिर वॉल्यूम में, किस में दूध नपता है, वो लीटर में नपता है। दूध वाला हमेशा बोलता है कि मैं आपको 1 लीटर दूध दूंगा, 1 kg नहीं, इट्स इनकरेक्ट, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम।
इसका मतलब कोई लिक्विड जो होता है बेसिकली जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है तो उसके वॉल्यूम का फ्लो होता है, ठीक है, यानी फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम का ट्रांसफर हो जाना। अब यहां पे लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि रेट ऑफ वॉल्यूम। जब भी किसी चीज में रेट वर्ड आ जाए RATE तो समझ लीजिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको टाइम से डिवाइड करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई काम आपके लिए नया नहीं है, क्लास 9th में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वहां पे लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। फिर आपने वर्क डन पावर के फॉर्मूले में लिखा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो जहां भी रेट वर्ड आता है वहां पर हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम अपॉन टाइम है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का होता है L क्यूब और टाइम का होता है T। तो फाइनली ये सॉल्व करके मेरे पास आएगा L क्यूब T माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मेरे पास V का। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये देखते हैं कि V लिखा है वॉल्यूम, V को वॉल्यूम मान लेते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं L क्यूब और जैसे वो L क्यूब लेके आगे सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि मेरे पास L क्यूब अपॉन T यानी कि L क्यूब T की पावर माइनस 1 आएगा। ये पहली चीज थी जहां मिस्टेक होती है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चीज है रेडियस ऑफ द पाइप। तो रेडियस तो हमारे पास लेंथ होती है, L लिख दिया मैंने इसकी जगह। प्रेशर अपॉन लेंथ विच इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे you will get ml minus 2t minus 2, ml minus 2t minus 2। l की पावर माइनस 1 था, ये भी 1 था, ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, t माइनस 2। ये दूसरी बात। फिर था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बता चुका हूं, सॉल्व करना भी बता चुका हूं, ml minus 1 t minus 1 आता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रटा होना चाहिए, ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, ml minus 1 t minus 1। अब आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप डायमेंशनल फॉर्मूला सही नहीं लिखेंगे आगे सॉल्यूशन आप कुछ भी कर लीजिए वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में वो रखा था कि वॉल्यूम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड V डिपेंड्स अपॉन R रेडियस, प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L एंड ईटा। मैं एक स्टेप बचा रहा हूं यहां पे। क्या बचा रहा हूं? V प्रोपोर्शनल टू R रेज़ पावर A, P अपॉन L रेज़ पावर B एंड ईटा रेज़ पावर C। आपको पता लग गया मैंने क्या शॉर्ट कर लिया यहां पे। नॉर्मली जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में वहां बताया था कि वॉल्यूम की रेट ऑफ फ्लो प्रोपोर्शनल टू R रेज़ पावर A। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा था रेट ऑफ फ्लो प्रोपोर्शनल टू P अपॉन L रेज़ पावर B। तीनों को अलग-अलग करके लिखा। तो वो स्टेप मैं बचा के तीनों को कंबाइंड लिख देता हूं कि जो पहले था उसके पावर A, जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर B और जो तीसरे नंबर पे है उसकी पावर C, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके एक इक्वल साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, R रेज़ पावर A P upon L रेज़ पावर B ईटा रेज़ पावर C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे? याद रखिए वही तरीका है जैसे हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स क्या मिलेगा? वॉल्यूम की जगह लिखेंगे आप, वॉल्यूम नहीं था बेसिकली, कैपिटल V सिंबल तो वॉल्यूम का है लेकिन V का मतलब वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम अपॉन टाइम है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है? V का डायमेंशन था हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ये L क्यूब T माइनस 1। L क्यूब T माइनस 1 तो है लेकिन मुझे क्या करना है, साथ में M भी लिखना है। और क्योंकि M नहीं था इस फॉर्मूले के अंदर इसलिए हमको M0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो चीज एब्सेंट होती है उसकी जगह पे आप पावर 0 लगा के लिख देते हैं। अब K का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, छोड़ दीजिए क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है। फिर R के लिए आप L लिख देंगे, वो लिखा है मैंने सबका डायमेंशन फॉर्मूला। फिर P अपॉन L को सॉल्व कर लिया था हमने पहले ही, वो हमारे पास है ml माइनस 2 T माइनस 2 पावर B। फिर ईटा के लिए हमारे पास था ml माइनस 1 T माइनस 1 पावर C, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब सॉल्व करने का तरीका क्या था? m0 L3 T माइनस 1 इज इक्वल टू L की पावर A था यहाँ पे, M की पावर B के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, M की पावर B L की पावर माइनस 2B
t की पावर माइनस 2b, देन m की पावर c, l की पावर माइनस c, t की पावर माइनस c। ये आया फाइनली हमारे पास। अब इसके बाद आप इसको कंपेयर करते हैं। तो मेथड में आपको बता चुका हूं, कंपैरिजन का भी तरीका बता चुका हूं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए और उसके बाद आप उसको वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगी वो आएगी b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आएगी a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 3, और थर्ड इक्वेशन आएगी माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1। इन तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए और वो वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इक्वेशन नंबर 1 में आपको एबीसी की वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो चुका जैसा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया? ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के दो जगह होते हैं, दो ऐसे पार्ट है जहां पर मिस्टेक हो जाती है बहुत अच्छे बच्चे से भी। पहली मिस्टेक कि v जो था उसको बच्चा वॉल्यूम समझ लेता है, जबकि ये वॉल्यूम अपॉन टाइम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब ना होके L क्यूब अपॉन टी होता है, यानी कि L क्यूब टी माइनस 1। ये पहला चांस होता है मिस्टेक होने का। दूसरा चांस ये होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट में वो प्रेशर और लेंथ दोनों को अलग अलग मान लेता है। तो प्रेशर की R की पावर A मान लेते हैं, प्रेशर की पावर B मान लेते हैं, L की पावर C मान लेते हैं, ईटा की पावर D। अगर आपने 4 ऐसी डायमेंशन मान ली तो आप समझ लीजिए कि आपसे ये होगा ही नहीं आगे, क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है कि 4 डायमेंशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आपका आंसर नहीं भी आता तो फिर आप मुझे बताएंगे, ये प्रॉब्लम मैं फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका लेवल इससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, देखते हैं। यस, सो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये ऐसी प्रॉब्लम है जनरली कि इसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते ही हैं, बहुत रेयर। और मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी बच्चों को कभी मैंने क्वेश्चन दिया होगा करने के लिए अपने आप से, किसी एक ने भी इसका सही आंसर नहीं बताया कभी। और ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि किसी एक बच्चे ने पहली बार में इसका आंसर सही नहीं बताया, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में दम जरूर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन में ये था द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। स्मॉल n एक फॉर्मूला दे रखा है माइनस कैपिटल D n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में आपसे क्या पूछा है? आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय दिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय दिस, ये पूरी इक्वेशन। उसके बाद क्या लिखा है? आर क्रॉसिंग a unit area perpendicular to x axis in unit time। यानी n का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसा मैं क्यों लिख पाया। क्वेश्चन में था नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय n इज इक्वल टू माइनस d n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1 आर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, यूनिट एरिया का मतलब अपॉन एरिया, इन अ यूनिट टाइम, यानी कि टाइम से भी डिवाइड कर दिया। n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो n1 और n2 है आपके पास वो क्या है? वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर द वैल्यूज ऑफ x, और वहां पे x की आपको दो वैल्यू दे रखी है। कैपिटल D है हमारे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चे, इट वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। लाइव क्लास है, कुछ भी हो सकता है लाइव क्लास के दौरान। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वीडियो को एडिट किया जा सकता है, लेकिन लाइव क्लास में देयर इज नो चांस ऑफ एडिटिंग, तो कोई बात नहीं, यू कैन बेयर विद मी। अब देखिए क्या था, तो क्वेश्चन में अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि एक तो पहले ये अजीब सी इक्वेशन है, वो भी कोई बात नहीं,
दूसरी बात ये है कि यहां पर जो सिंबल्स दे रखे हैं ना, उनका मतलब बहुत अजीब है। n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, नॉर्मली हम n को नंबर बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है कि n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी n का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना होके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया अपॉन टाइम है। दूसरी बात, जो n1 और n2 थे आपके पास, n1 और n2, ये आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। d को बोल रखा है डिफ्यूजन कांस्टेंट, और आपसे पूछा है कि व्हाट कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये पूछा है। अब आप सोच के देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको लगता है कि ये फॉर्मूला ऐसा हो सकता है? नॉर्मली पहली बार में किसी के दिमाग में बात नहीं आती अगर उसने बहुत डेप्थ से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। तो अब देखिए, डायमेंशनल फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। एक बार डायमेंशनल फार्मूला आपने सही निकाल दिया फिर तो ये बहुत इजी है। डायमेंशनल फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर की डायमेंशन क्या होगी? अगर मैं बोलता हूं 2, क्या डायमेंशन है इसकी? कुछ भी नहीं। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि इसकी एसआई यूनिट इसके साथ है क्या। जिसके पास एसआई यूनिट नहीं होती उसके पास डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो किसी भी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए उसके पास कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, और जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको हम लिखते हैं ऐसे m0 l0 t0, यानी कि ना तो m है ना l है और ना t है, ठीक है, यानी कि पावर 0 हो गई। एरिया के लिए हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होता है l स्क्वायर, और टाइम के लिए होता है कैपिटल T। तो अब सॉल्व करके क्या आता है, ये इसको तो मैं 1 लिख सकता हूं, और नीचे आ गया मेरे पास L2T। जब इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो मेरे पास आएगा L की पावर -2 T की पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला बना आपके पास n का। नॉर्मली बच्चा डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखता है पता है? नॉर्मली बच्चा डायमेंशनल फार्मूला लिखता है m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि वो n को सिर्फ नंबर समझ लेता है, जबकि n का मतलब नंबर नहीं है, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, इसलिए सॉल्व करके ये आता है। अब सुनिए, n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो फिर मेरे पास ये है m0 l0 t0, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होता है l क्यूब। तो 1 अपॉन l क्यूब, दैट विल गिव यू व्हाट, l रेज़ पावर -3। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसके लिए? ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास n1 और n2 का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब तीसरी चीज, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये हमको निकालना है। साथ में आपको दे रखा है कि x1 और x2 क्या है, ये सिंपल डिस्टेंस है, और अगर ये डिस्टेंस है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? ध्यान रखो बच्चे, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि क्या खतरनाक सी बात चल रही है। तो एक बहुत सीधी सी बात है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे वो ऑब्वियसली इस बात की तो नहीं सोच रहे होंगे कि उनको बड़े आसान क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आसान क्वेश्चन करने से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकल जाएगा। नहीं, हमें क्वेश्चन तो टफ ही करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसको करना है समझ के, ताकि हम उसका तरीका सीख सकें और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यही होता है, हर क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। उस क्वेश्चन की ट्रिक अगर आप समझ जाएं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इजी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, नहीं आते। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही कंपटीशन निकाल रही होती, लेकिन कुछ सेलेक्टेड बच्चे निकाल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देंगे, और जो बच्चे इस उम्मीद के साथ इस क्लास को देख रहे हैं कि उन्हें कंपटीशन करने ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना ही है, तो बेटा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए, चीजें ऑब्वियसली इजी तो नहीं है, थोड़ी सी ऊपर जरूर है, लेकिन हमको सीखना है कि उन डिफिकल्ट चीजों को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है? तो देखिए, ये क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन थी, ये फॉर्मूला दे रखा था, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, वो हमने खुद से लिखी है। बस ये आपको पता था कि n की वैल्यू ये दे रखी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको खुद से निकालना है। फिर n1 n2 का फॉर्मूला ये था, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और x1 x2 ये आ गया। अब सुनिए, अब मुझे इन सब वैल्यू को यहां पुट करना है, मुझे d का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा मैं n की जगह क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ढंग से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। स्मॉल n की जगह मुझे रखना है l टू द पावर -2 t -1, ये लिखा है। स्मॉल n की डायमेंशनल फॉर्मूला ये थी, हमने इसकी जगह पुट कर दिया, इज इक्वल टू, माइनस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है,
डायमेंशन फॉर्मूले में माइनस साइन की कोई रोल नहीं होती, ठीक है। माइनस साइन तो सिर्फ माइनस चेंज बताता है कि वो कि किस डायरेक्शन में हो सकता है, क्या चीज हो सकती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए आप नेगेटिव साइन को ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कैपिटल डी की जगह मैंने डी लिख दिया क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 की डायमेंशन क्या है मेरे पास, l की पावर माइनस 3, n1 की डायमेंशन क्या है, l की पावर माइनस 3 अपॉन नीचे हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1, x की डायमेंशन क्या है, l, दूसरे बार x की डायमेंशन क्या है, l। तो अब ये सॉल्व करके कितना आता है, ये सॉल्व करके आता है, अगर मैं l की पावर माइनस 3 में से l की पावर माइनस 3 माइनस करता हूं डायमेंशनली, तो आंसर निकल के आता है l की पावर माइनस 3। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इसमें से इसको माइनस करोगे सेम आंसर आएगा। फिर l में से जब l को माइनस करोगे तो भी l आएगा। अब इसको अगर मैं फाइनली लिख लूं तो क्या आता है, l को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो l की पावर माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 3 और ये 1 ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो l की पावर माइनस 4। बस अब इजी, अब क्या करना है, d निकालना है। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस अपॉन दैट, l टू द पावर माइनस 2 t पावर माइनस 1 अपॉन में l की पावर माइनस 4। तो क्या आता है, माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, l की पावर 2 t की पावर माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, l टू द पावर 2 t की पावर माइनस 1। ये डिफिजन फार्मूला का, डिफिजन कांस्टेंट का फाइनल आंसर था। तो आपको एक चीज पता लगी होगी, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, लेंथ नहीं होगी ज्यादा, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो अच्छा होगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ना देके, सीधे सीधे n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना देके क्वेश्चन बोल रखा था कि n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम है, तो वो आपको रख के और तब उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को मैंने एक क्वेश्चन दिया और उसने पहली बार मुझे सही करके निकाला, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा अब तक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आगे नहीं होगा कि बच्चे पहली बार में इसका आंसर निकालेंगे। मैं श्योर हूं कि बच्चे पहली बार में इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना करा के कुछ छोटे वाले क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन उन छोटे क्वेश्चनों के का जो ट्रिक है वो बहुत जबरदस्त है और उसको आपको सीखना है कि मैं आपको किस चीज के लिए क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखते हैं। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको एक दो बार देखना पड़ता है, इसलिए एक दो बार देखना पड़ता है क्योंकि पहली बार में हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, दूसरी बार में आपको समझ में आता है अच्छा ये इस तरीके से था, और तीसरी बार में आप उसको पूरा समझ जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके लर्निंग पावर के ऊपर कि आप कितनी चीजों को कितनी जल्दी सीखते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी भी सीख सकते हैं, कुछ लोग पहली बार में भी सीख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, मैं उस वैरायटी की बात करूंगा, उस टाइप की वैरायटी की बात करूंगा जो क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन उनमें कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन है आपके पास, P इज इक्वल टू P नॉट EXP माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यार ये क्या अजीब सा लिखा है भाई, ये EXP क्या है ये, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, कुछ नया नहीं है, ये चीज आपने सुनी जरूर हुई है लेकिन आपने अभी तक इसको इस तरीके से देखा नहीं है। तो आपको बताता हूं मैं क्या क्या चीजें हैं। यहां पर P का मतलब है प्रेशर, P नॉट का मतलब है इनिशियल प्रेशर, ये क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अल्फा कोई कांस्टेंट है और T का मतलब है टाइम। अब आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब कैसा लग रहा है क्वेश्चन,
अजीब है। चलो अब इस अजीब क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करते हैं। सबसे पहली बात ये EXP जो है इसका मतलब है क्या? EXP को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि इसी को पता है मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये इसका मतलब निकलता है, यानी कि EXP का मतलब हम E लिख लेते हैं और एक्सपोनेंट का मतलब पावर में है। ये चीज पावर में लिखी हुई है। ओके, ये तो एक बात हुई कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, यानी वो समथिंग पावर दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन में P और P नॉट का कोई काम ही नहीं है। अब आप सोचिए कि ये क्वेश्चन में कैसे कैसे सिंपल होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, उसको बहुत ध्यान रखना। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, जिस भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट आता होगा उसके लिए हमेशा सही रहेगा। और वो ये है कि जब भी आपको कोई चीज पावर में लिखी मिले, पावर मतलब एक्सपोनेंट में लिखी मिले, तो इन टोटल वो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। पूरी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो 10 की पावर 2 लिखा है, तो मैं लिखूंगा 10 के एक्सपोनेंट में 2 है। इसका मतलब निकलता है 10 के एक्सपोनेंट में पावर में 2 है। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब x की पावर में 2 है। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि x की एक्सपोनेंट में 2 है। तो ये तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदल सकती है 10, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन ऊपर जो लिखा है मैंने, ये तो अक्सर कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर हो सकता है, और अगर ये नंबर होगा तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। m0 l0 t0 ये इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब इसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीज पावर में लिखी हो, पूरी मिला के इन टोटल उसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m0 l0 t0, यानी कि वो एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। मीनिंग, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा तो आपको पता लगेगा, सिर्फ 2 ही लाइन के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखो माइनस साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हो ना, तो आगे माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो कोई मैटर नहीं है, कोई टेंशन मत लो इस बात की। अल्फा टी स्क्वायर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, और अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब m0 l0 t0। जिसकी डायमेंशन नहीं होती ना उसके लिए हम ये लिखते हैं m0 l0 t0, यानी कि m भी 0 था, l भी 0 था, t भी 0 था। अच्छा t क्या था? t था हमारे पास टाइम, तो मैं टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं t, और ये हो गया स्क्वायर। अब आ गया अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t0 का मतलब क्या निकलता है? इसको हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1, तो अल्टीमेटली 1 आएगा आंसर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन t का स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आया? t की पावर -2। तो अल्फा इज इक्वल टू t की पावर -2। बस ये आपका आंसर, ओवर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन देखने में इतना डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए आपको, और अगर वो नहीं पता ना, पूरी जान लगा दो बेटा, क्वेश्चन ही नहीं होना अगर वो नहीं पता तो। और पता है क्या, वो ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज के अगर पावर में कुछ दे रखा है, एक्सपोनेंट में कुछ दे रखा है, तो वो हमेशा ही एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। जो भी एक्सपोनेंट में दे रखा है उसको लिखो यहां, और बगल में लिख दो m0 l0 t0 हमेशा, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी एक्सपोनेंट में कुछ होगा तो उस पूरे को इक्वल किसके करना है? m0 l0 t0, और उससे आप आंसर निकालिए। ठीक, ये एक ट्रिक हुई। तो क्या सीखा हमने कि एक्सपोनेंट में जो भी लिखा हो वो हमेशा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए उसके डायमेंशन को हम m0 l0 t0 लिखते हैं। ठीक, अब बात करता हूं एक डिफरेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको कुछ और नया सिखाएगा। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है
इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन a। ये क्वेश्चन था। अब भाई जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा हालत खराब हो गई। क्यों हुई? ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, ये तो क्वेश्चन मैथ्स का है और मैथ्स में भी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को फिजिक्स के हिसाब से करना है और इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़े सॉल्यूशन नहीं है, छोटे बहुत कंसेप्ट जो हमने अब तक सीखे उसको हमको अप्लाई करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या गिवन है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन था गिवन दैट दिस, ये आपको दे रखी है इक्वेशन वेयर a इज अ कांस्टेंट, स्मॉल a आपको दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कई तरीके के हो सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट भी हो सकते हैं और डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के, ठीक है। और क्या दे रखा है, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या आएगी और आपको ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। आपका आंसर 1 हो सकता है, आपका आंसर -1 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 0 हो सकता है और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन। इन चारों में से n की वैल्यू क्या आएगी ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ठीक है। देखें फिर ये क्वेश्चन, n दिख रहा है ना, कहां है, a की पावर में n लिखा हुआ है, मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। और सबसे कमाल की बात है कि मैथ्स नहीं लगाना। अब पहले आपकी जो एक टेंशन थी पहले मैं उसको क्लियर करूंगा। ये क्या है भाई, ये बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए सिंबल होता है, इंटीग्रेशन आता है साथ में यहाँ dx लिख देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वो आप नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन लगाना ही नहीं है। मैथ्स में जैसे आप पढ़ते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ब्रैकेट हो गया, ये जितनी आपके पास मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं, इसी तरीके से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ये सब चीजें भी होती हैं, ठीक है। वो आप चलो आप 11th क्लास में पढ़ लेंगे या 12th में पढ़ लेंगे, उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि मैंने अब तक जो फिजिक्स में सीखा है उसके बेस पर ही इस क्वेश्चन को करना है, जितना हमने अब तक सीखा है, ठीक है। तो वो कैसे, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज के ऊपर मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा जिस चीज के बारे में हमने कभी कोई पता नहीं लगाया तो फिर तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। सबसे पहले अगर मुझे राइट हैंड साइड वाले किसी पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जरूर सॉल्व कर लूं कि वहां क्या लिखा है। अब ढंग से देखिएगा, यहां लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इनका। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, dx जो दिख रहा है ना आपको, x तो डिस्टेंस होता है सिंपली, और dx का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, उसका बहुत छोटा सा पार्ट। तो डिस्टेंस का अगर मैं छोटा सा पार्ट लूंगा तो भी तो डिस्टेंस ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर dx लिखा हुआ है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, l। क्यों, x का मतलब डिस्टेंस होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है। ds का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, तो क्योंकि वो भी डिस्टेंस है इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी l ही आएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर ये था मेरे पास 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला था नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x की जगह क्या आएगा, l आएगा, और यहां पे आएगा l स्क्वायर। चेक करो कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये l स्क्वायर तो होना है क्योंकि x का स्क्वायर था, x का मतलब था डायमेंशन फॉर्मूला l, तो l का स्क्वायर आ गया। a का मुझे कुछ नहीं पता, x का मुझे l पता है। अब मुझे बताओ होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। मैं 2 को छोड़ सकता हूं क्योंकि 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इसमें से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इस पूरे का आना चाहिए। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी l स्क्वायर होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर a इंटू l लिखा है तो इससे l स्क्वायर कैसे आ सकता है, ये कब l स्क्वायर बन सकता है। एक तो l लिखा हुआ है, अगर a की जगह भी l होगा तभी जाके l इंटू l स्क्वायर होगा ना। तो यानी कि इसमें से ये सिर्फ तब माइनस, ये दोनों आपस में तब माइनस हो सकते हैं जब जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा। इससे हमें ये पता लग गया, सो बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल
होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल। ये मैंने आपको बस यहां समझाने के लिए बताया, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई होमोजेनिटी प्रिंसिपल ए की वैल्यू हमारे पास एल आ गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल आ गया। अब चलते हैं आगे क्या है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करता हूं पूरा। dx के लिए था मेरे पास l, √2 के लिए तो कुछ लिखना नहीं है, a की जगह क्या लिखना है l, x की जगह था l माइनस का l स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचता है l अपॉन l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू √l स्क्वायर ओनली। l स्क्वायर में से l स्क्वायर माइनस करने के बाद l स्क्वायर बचता है, तो अब क्या आया l अपॉन l यानी कि 1। मुझे इस पूरे को सॉल्व करके आंसर 1 आया, और अगर 1 आ गया, 1 का मतलब होता है m0 l0 t0, इस पूरे का आंसर मेरे पास 1 आया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मैं बात करता हूं कि राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है। राइट हैंड साइड बहुत इजी है, मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, a की पावर n साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन a। अब यहां नया सीखने का क्या है, नया सीखने का ये है बेटा साइन इनवर्स लिखा है, चलो इनवर्स भी छोड़ो, साइन तो पता है, साइन cos tan cot sec cosec ये सब पढ़ रखे हैं। ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है ना। जैसे आपने सुन रखा होगा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, एंगल है। और एंगल जो होता है उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। आपने कभी एंगल के सामने मीटर, मीटर पर सेकंड, न्यूटन, कूलम ऐसा कुछ नहीं पढ़ रखा होगा। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब इस पूरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस पूरे का आंसर आएगा 1, यानी कि m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। ध्यान रखना साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, उसका आंसर 1 ही होगा, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये हुआ शॉर्टकट। तो अब मेरे पास क्या बचा, an इंटू m0 l0 t0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला था। तो मेरे पास सॉल्व करके आता है an इंटू 1 यानी कि an, ये आया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास an आता है, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आया 1। अब मुझे बस इन दोनों को इक्वेट करना है। तो बस एक लाइन आपको और लिखनी है और आपका आंसर आ गया। तो हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया था 1, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया था हमारे पास a टू द पावर n। अब अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं 1 को लिखता हूं a की पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर यहां x की पावर n होता ना तो मैं यहां x की पावर 0 लिख लेता, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है उसका आंसर 1 ही आता है। तो अब क्या हुआ, a से कंपेयर हो जाएगा तो n 0 से कंपेयर हो जाएगा। When the bases are same, exponents must be same। तो क्या आएगा आपके पास, on comparing n is equal to 0, यानी आपका आंसर C करेक्ट हुआ। ये था क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन तो मैथ्स का ही था, लेकिन आ गया फिजिक्स में, डायमेंशनलेस के हिसाब से सॉल्व करना था, तो ये तरीका था। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि एग्जैक्टली हमने किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर। हुआ ये कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये, इसको आपने देखा कि इसमें a के डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकता है। मैं इस पूरे को अगर ना भी सॉल्व करूं तो मैं इसको सीधा देख सकता हूं कि अगर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर है यानी कि एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन आएगी, तो इस पूरे की डायमेंशन भी एल स्क्वायर होनी चाहिए। अब इसके डायमेंशन तो एल है, इसकी पता नहीं, और 2 के डायमेंशन होती नहीं, तो इसका मतलब ये एल होगा, तभी एल इंटू एल एल स्क्वायर आएगा, तब ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि a की वैल्यू l आ जाएगी। वो मैंने आपको यहां सॉल्व करके बताया। जब a की वैल्यू l यानी कि a का डायमेंशन फॉर्मूला जब l आ गया, तो इसी डायमेंशन फॉर्मूले को जो आप यहां पुट करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो dx इज स्मॉल डिस्टेंस, उसकी जगह हमने l लिख दिया। 2ax, 2 का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं था क्योंकि वो एक नंबर था, a का डायमेंशन फॉर्मूला हमने l निकाल लिया, वहां पुट हो गया। x का डायमेंशन फॉर्मूला l था, l रख दिया हमने, x स्क्वायर के लिए l स्क्वायर आ गया, तो l अपॉन अंडर रूट l इंटू एल एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ही आता है डायमेंशन एस में।
ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में ऐसा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अंडर रूट एल स्क्वायर हो जाएगा एल, तो एल अपॉन एल से आता है 1, यानी कि पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास आ गया 1, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये 1 आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड में क्या था, a n sin इनवर्स x माइनस a अपॉन a, x माइनस a अपॉन a। मैंने बताया था कि एंगल के अंदर चाहे साइन लिखा हो, चाहे साइन इनवर्स लिखा हो, चाहे कॉस लिखा हो, चाहे कॉस के ऊपर -1 लिखा हो जिसको हम कॉस इनवर्स कहते हैं, चाहे tan लिखा हो, चाहे कॉट लिखा हो, कोई भी एंगल यहाँ लिखा हो, उसके अंदर जो भी होगा ना, ओवरऑल ये पूरा का पूरा 1 होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब m0 l0 t0, इसकी वैल्यू होती है 1, a की पावर n लिखा था तो सॉल्व करके a की पावर n आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके a की पावर n आया, दोनों को मैंने आपस में इक्वेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड का 1, राइट हैंड साइड का a की पावर n। 1 लिखा है तो इसका मतलब मैं किसी की भी चीज की पावर्स को 0 लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ a था उसकी पावर n थी, इसलिए मैंने यहाँ a की पावर 0 लिखा। बाई चांस अगर यहाँ a की जगह 10 लिखा होता ना, तो पता है मैं क्या करता, a की जगह अगर यहाँ 10 लिखा होता तो मैं इसको 10 की पावर 0 लिख लेता। मतलब जो यहाँ लिखा है एग्जैक्टली वही इसको बनाना है, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है, तो भी ये सही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर a था इसलिए हमने यहाँ पर इसको a लिखा, तो a की पावर n इक्वल टू a की पावर 0, तो n इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, ये आपका आंसर होगा। तो अब तक आपको पता लग गया होगा, सही डिफिकल्टी लेवल था, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं कि बेटा जिस बच्चे ने इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा है वो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, पक्की बात बेटा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए दिमाग लगता ही है, और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उसके लेवल इस तरीके से होते हैं। आपको मैंने एक्चुअली ये नहीं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया उससे आपका कंपटीशन निकल जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ही है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कहीं बोर्ड में आ रखे हैं कहीं इस तरीके से, नहीं, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ही है, उसी में आ रखे हैं क्वेश्चन। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि आपको जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर क्या क्या और एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। नॉर्मल चीजें तो पता होनी चाहिए, उतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना होता है, और वो एक्स्ट्रा मैं आपको हर टॉपिक के बाद बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको और चाहिए होती हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट सिंपल क्या है, हमें स्कूल के लिए भी अच्छा पढ़ना है और कंपटीशन के लिए भी अच्छा पढ़ना है, ये दोनों चीजें करनी है। दोनों में से किसी भी एक चीज को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं कंपटीशन का पढ़ूं और स्कूल के लिए ना पढ़ूं, तो बेटा पास होना भी मुश्किल होता है, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि चीजें चलती हैं बहुत अलग तरीके की। और ये आप अपने प्रीवियस क्लास 11 के सीनियर से पूछ सकते हैं, जो आपकी क्लास 12 के जो बच्चे थे इस बार, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्लास 11th में स्ट्रगल क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि कंपटीशन के साथ साथ स्कूल लेवल का पढ़ना साथ साथ जरूरी है। अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हैं तो अक्सर बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या तो स्ट्रगल करता है या पास होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको दोनों चीजें करा रहा हूं ताकि आप स्कूल में भी अच्छा करें और आप कंपटीशन के लिए भी तैयार रहें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट सेगमेंट चालू करूंगा इस चैप्टर का, वो है एरर एनालिसिस, और वो बहुत ही अलग तरीके का है। डायमेंशन एनालिसिस अगर आपने बीच में से ज्वाइन किया या आपको नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, उसका डायमेंशन एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही नई चीज, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। दूसरी बात, जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें और चाहिए क्वेश्चन, कि हम थोड़ा सा और कंपटीशन के लिए कोशिश कर सकें, कुछ और नए क्वेश्चन हम ट्राई कर सकें अपने आप से, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, वरना किसी ना किसी वीडियो में आपको मेरा नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए कि आपको क्वेश्चन चाहिए, श्योरली आपको चाहिए, लेकिन ध्यान रखना मैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो क्वेश्चन भेजूंगा जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबको सब सारी भूख नहीं होती, जिसको जैसी भूख उसके लिए वैसा खाना, बिल्कुल क्लियर सी बात है। ठीक है बेटा, राइट, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एरर एनालिसिस के साथ, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और इस क्लास को एक बार और ढंग से देखिए। ठीक है, ओके देन, बाय।